हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइसियम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन और हम लेकर चल रहे थे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। उसमें पहले हम बात कर चुके थे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था पॉलिटिकल थिंकर का हमारा वीडियो था। तो आज उसी क्रम में फिर से हम पॉलिटिकल थिंकर का वीडियो लेकर आए हैं। राजनीतिक विचारक हमारे जो है उनका ये वीडियो लेकर आए हैं और उसी में हम कुछ आज थिंकर पर बात करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम तक में पॉलिटिकल साइंस के जो आपके पूरे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं, उन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। और इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी? उसमें हमने बात की थी कि हमारा सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपोर्टेंस है। उन सब के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज की थी। तो जो लोग हमारे साथ आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब से आपको लगातार मैं वीडियो दूंगा अभी इसी पर, तो आपको नए नए वीडियो मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के बारे में, और आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस को काफ़ी डेप्थ में जाके उसके साथ डिस्कशन हो रहा है और ये बता रहे हैं क्वेश्चन को कैसे डील भी करना है। और बाकी जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। और ये एक एफर्ट मैंने लगाया है, हमारी पूरी टीम लगा रही है। तो आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिले। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर है? हीगल पर है। क्वेश्चन है कि हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? इन हीगल्स नोशन इन हीगल्स नोशन द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस्ड इन सोशल लाइफ वॉज इन। मतलब कह रहे हैं कि हीगल कह रहे हैं कि मस्तिष्क की जो सर्वाधिक संभावित उपलब्धि है सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में वो कहाँ थी? तो इसका आंसर है समकालीन पर्शियन जो आपका स्टेट था वहां पर। ये ए वाला आंसर है इसका। हीगल ने यही बात कही है। हीगल का मानना था कि जो हमारा पर्शियन स्टेट है, उनका कंटेम्पररी जो पर्शियन स्टेट था ऑफ हीगल, वो जो है उन्होंने कहा कि बेस्ट स्टेट बनने वाला है। तो एक तो बात है कि इस सवाल को हम लगा के निकल जाए, और इस सवाल को हमने बस ये सवाल लगा लिया, हमें लगेगा कि ऐसा ही सवाल दोबारा आएगा। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल दोबारा आएगा। अब यहाँ कुछ बातें मैं आपको हीगल के बारे में बता देता हूँ। तो हीगल एक जर्मन फिलोसफर थे। सबसे बड़ी बात क्या थे? जर्मन फिलोसफर थे। और हीगल ने क्या यूज किया है? डायलेक्टिकल मेथड यूज किया है। पढ़ा होगा आपने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद विचार की बात की है इन्होंने। और इसी द्वंद्वात्मक को किसने ले लिया है? मार्क्स ने ले लिया है, कार्ल मार्क्स ने ले लिया है डायलेक्टिकल मेथड को। और जो हीगल का डायलेक्टिकल मेथड जो आइडिया पर बेस्ड है, उसी को कार्ल मार्क्स ने किस पर बेस्ड कर दिया है? उसी को कार्ल मार्क्स ने कर दिया है मैटर पर। इसलिए कार्ल मार्क्स के मेथड को कहा जाता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो हीगल का ये जो विचार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है, डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? तो डायलेक्टिकल मेथड इज अ वे टू फाइंड ट्रुथ। डायलेक्टिकल मेथड क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? सत्य को खोजने का एक तरीका है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज के लोग एक साथ आते हैं, डिफरेंट आइडियाज एक साथ आते हैं और उनमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और उस प्रतिस्पर्धा से सत्य निकलता है। ये विचार सबसे पहले डायलेक्टिकल मेथड का जो विचार था, ये ग्रीक फिलोसफी में देखने को मिलता है। हमें सोक्रेटिस जो है वो डायलेक्टिकल, डायलेक्ट जो निकला है वो डायलॉग से निकला है, बातचीत डिस्कशन से निकला है। तो सोक्रेटिस जो था वो डायलेक्टिकल मेथड पर ही बात करता था कि आप कुछ कहिए। जो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी है, वो रिपब्लिक पूरा डायलेक्टिकल मेथड पर ही लिखा है, डायलॉग बेसिस पर लिखा है, संवाद शैली में लिखा है। तो वहां से हीगल ने उठाया और हीगल से कार्ल मार्क्स ने उठाया। तो हीगल क्या मानते हैं? हीगल मानते हैं कि आइडिया, हीगल क्या मानते हैं? आइडिया। देखो यही तो होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो उसके बारे में आसपास की चीजों को जान लो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको सुपर फास्ट रिवीजन बोलते हैं, बहुत तीव्र गति से रिवीजन बोलते हैं। कि क्वेश्चन के आधार पर हम पूरे हीगल को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हीगल ने क्या कहा कि जो दुनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो जिगजैग थ्योरी से हो रहा है, जिगजैग वे में हो रहा है। और कहा कि आइडिया, विचार जो है वो दुनिया के डेवलपमेंट का मेन है। विचार ही है जिससे कि क्या हो रहा है, दुनिया का विकास हो रहा है। इन्होंने कहा मस्तिष्क की सर्वाधिक विचार, आइडिया की। इन्होंने कहा कि एक थीसिस होती है, उसका एंटीथीसिस होता है, सिंथेसिस होता है। इन्होंने कहा परिवार है, परिवार के बाद सोसाइटी है, सोसाइटी के बाद स्टेट है। इन्होंने कहा कि स्टेट जो है सिंथेसिस होगा, और ऐसे डायलेक्टिकल मेथड से जो है स्टेट हमारे सारे नीड्स को पूरा कर पाएगा। इसीलिए तो हीगल ने क्या कहा कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ये बात हीगल ने कही है। और हीगल ने इन सब बातों को डायलेक्टिकल मेथड से रखा। तो वो ये जो क्वेश्चन है वो डायलेक्टिकल मेथड का है। और इन्होंने
पूछ रहे हैं कि हीगल ने किस स्टेट को कहा है कि वो स्टेट जो है वो समकालीन कंटेम्पररी जो है सर्वेस्ट हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, हाईएस्ट सोशल मैनिफेस्टेशन है ऑफ द माइंड, ऑफ द आइडिया, ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो उसका आंसर होगा समकालीन पर्शियन राष्ट्र होगा इसका आंसर। क्लियर? तो ऐसे हमने थोड़ा सा हीगल को समझ लिया, हीगल के डायलेक्टिकल मेथड को समझ लिया, हीगल से कंपैरेटिव स्टडी कार्ल मार्क्स की कर ली, कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मेथड को समझ लिया। हीगल ने पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के लिए और सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के मैनिफेस्टेशन के लिए आइडिया को बेस माना है, और मार्क्स ने सारे सोशल जो इंस्टीट्यूशंस के मैनिफेस्टेशन जो है उसके लिए मैटर को बेस माना है। तो हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली, मतलब सोक्रेटिस से लेके कार्ल मार्क्स तक हमने समझ लिया डायलेक्टिकल मेथड को। अभी हम चलते हैं दूसरे सवाल पर बच्चों, ठीक है? चलो अभी दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया है? मैकियावेली ने प्रिंस को, दूसरा सवाल, मैकियावेली एडवाइज्ड द प्रिंस टू परस्यू, मैकियावेली एडवाइज्ड द प्रिंस टू परस्यू, परस्यू किसको? संयत व्यवहार, उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई, अत्यधिक दयालु, मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए, एक्सट्रीम होना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, ग्रेट काइंडनेस। आंसर है मॉडरेट बिहेवियर। मैकियावेली जिन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? इटली, ठीक है। और मैकियावेली ने कौन सी किताब लिखी? प्रिंस किताब ही लिखी उसने, प्रिंस। मैकियावेली की मेन मेन किताबें कौन सी हैं? द प्रिंस है, डिस्कोर्स ऑन लिवी है, द आर्ट ऑफ वॉर है, ये मैकियावेली की बेसिक बुक्स हैं। और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बुक्स कौन सी है? प्रिंस। और प्रिंस किताब में उसने राजा के लिए बताया है कि राजा को कैसे काम करना चाहिए मैकियावेली ने। तो उसमें कहा है राजा को मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए, मतलब लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। राजा को बहुत अधिक एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए और राजा को बहुत अधिक नीचे भी नहीं होना चाहिए। राजा ऐसे काम करे जिससे कि जनता को नुकसान भी ना हो और जनता को बहुत ज्यादा दूसरे देश से आक्रमण का सामना भी नहीं करना पड़े। मैकियावेली ने प्रिंस में कहा है कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा मॉडरेट बिहेवियर वाला होना चाहिए, राइट। और मैकियावेली, चूंकि मैकियावेली को रियलिस्ट थिंकर माना जाता है, तो मैकियावेली की तुलना भारत में किससे की जाती है? मैकियावेली की तुलना भारत में कौटिल्य से की जाती है, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली माना जाता है क्योंकि कौटिल्य ने भी रियलिस्ट थिंकर, यथार्थवाद की बात की है, यथार्थ। इन्होंने कहा है मानव व्यवहार से कैसा है अपना, मानव व्यवहार से जो है अच्छा नहीं है, बुरा होता है। और मानवीय जो मानव का बुरा व्यवहार है उसको कंट्रोल करने के लिए मैकियावेली ने क्या कहा है? मैकियावेली ने कहा है कि गणतंत्र नहीं बल्कि किसका समर्थन किया है? राजतंत्र का किया है अपनी किताब प्रिंस में। लेकिन डिस्कोर्स ऑफ लिवी में उसने गणतंत्र का समर्थन किया है। उसने कहा है कि जहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, वहां राजतंत्र होना चाहिए, और जहाँ के लोग अच्छे हो गए हैं वहां पर क्या होना चाहिए? रिपब्लिक, गणतंत्र होना चाहिए। तो मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा कर लिया और उसको कंपैरेटिव स्टडी किसके साथ कर ली? कौटिल्य के साथ कर ली। मैकियावेली की किताबें बार बार पूछते हैं तो समझ लो मैकियावेली जो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। मैकियावेली ने सबसे पहले नेशन स्टेट की बात करी थी, सेकुलरिज्म की बात करी थी। चर्च को इन्होंने कहा था कि चर्च जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्होंने कहा कि हमारा जो शहर है इटली, उसकी वो दासता के लिए, उसकी गुलामी के लिए रिस्पॉन्सिबल चर्च है। इसलिए इन्होंने कहा कि रिलीजन को अलग होना चाहिए, किससे? सेकुलरिज्म की बात की इन्होंने, नेशन स्टेट की सबसे पहले बात की इन्होंने चर्च और पॉलिटिक्स को अलग अलग होने की बात मैकियावेली ने की है। मैकियावेली ने कौन कौन सी किताबें लिखी? द प्रिंस लिखी, डिस्कोर्स ऑन लिवी लिखी और द आर्ट ऑफ वॉर लिखा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रॉल्स का सवाल है। रॉल्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर है, कंटेम्पररी लिबरल पॉलिटिकल थिंकर हैं ये, ठीक है, जॉन रॉल्स। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं? थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की किताब, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, मेन किताबें हैं। अब सवाल क्या है वो देख लो, रॉल्स की सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। इन्होंने वेल ऑर्डर सोसाइटी को क्या कहा है? जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी कहा है इन्होंने इसको, ठीक है। कह रहे हैं कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रॉल्स वेल, स्टेबल होनी चाहिए, इफिशिएंट होनी चाहिए, जस्टिस बिल्कुल होना चाहिए, इक्वल। देखो लिबरल थिंकर जो है ना, लिबरल थिंकर कभी भी इक्वालिटी की बात नहीं करेगा। लिबरल थिंकर किसकी बात करेगा? फ्रीडम की बात करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता था लिबरलिज्म का तो ये सवाल आप बेसिक आसानी से कर लोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने से पहले हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समान। समान उन्होंने नहीं माना है, इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। कौन इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं? जॉन रॉल्स।
जॉन रॉल्स डिफरेंशिएट प्रिंसिपल की बात तो करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिफरेंशिएट प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि क्या है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लोगों को अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोग समान हो गए हैं, समानता की बात वो नहीं करते हैं। जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं, ध्यान से सुनना, जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई कर दिया है लिबरलिज्म के बेसिस पर। जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं, जॉन रॉल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, जस्ट सोसाइटी है, ठीक है, और प्राइमरी नीड्स की उन्होंने गुड्स की बात करी है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, और उन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएट प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है, और सबसे पहला प्रिंसिपल उनका इक्वालिटी है, सबसे ज्यादा उन्होंने सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी है, सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने लिबर्टी पर किया है, इंडिविजुअलिज्म पर किया है उन्होंने। और उन्होंने किसकी बात करी है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करी है, जहां लोग कुछ नहीं जानते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकी किताबों का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इनकी किताबों का बेसिक नाम है जॉन रॉल्स की। अब आगे आ जाओ, चलो आगे सवाल क्या है अपना, देखो ये ऊपर नीचे लिखा है हिंदी इंग्लिश में, देख लो कि निम्नलिखित में से किसने कहा कानून, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है। अच्छा ठीक है, जो जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, लॉज की बात कर रहा है। नथिंग बीइंग रिप्यूटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कंट्री टू सम लॉज, लॉज की बात कौन करता है बच्चों, लॉज की बात हॉब्स करता है, हॉब्स करता है। नियम कानूनों की बात कौन करता है, हॉब्स करता है। अब हॉब्स क्या है, देखो हॉब्स इंग्लैंड का विचारक है, हॉब्स क्या है, इंग्लैंड का विचारक है। और हॉब्स की आपको किताब का नाम तो पता होगा ना, लेवियाथन इनकी किताब का नाम है, लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन। और लेवियाथन में भी इसने किसका सपोर्ट किया है, एब्सोल्यूट मोनार्की का सपोर्ट किया है, एब्सोल्यूट मोनार्की। हीगल एक सॉरी हॉब्स एक ऐसा विचारक है, हॉब्स एक ऐसा विचारक है जिसने एब्सोल्यूट मोनार्की की तो बात की है, लेकिन दूसरे तब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी बात की है, और कहा है कि स्टेट आर्टिफिशियल बनाया है लोगों द्वारा, इसलिए उसने वो फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट भी है और लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्की का सपोर्टर भी है, हॉब्स, राइट। चलो आगे आ जाओ। अब सवाल है कि ये कुछ सवाल इन्होंने पूछे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लेंगे। सूची एक दी है आपको, सूची दो दी है, कह रहे हैं एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, ठीक है। देखो बेसिक सवाल है कि एक पर्सन है, एक डीटी है, एक क्लास है, उसके रूप में कार्य करने की बात कौन करता है, प्लेटो करता है। उचितता के जस्टिस एज फेयरनेस रोल्स करते हैं, ठीक है, ये तो अरस्तु करते हैं। और ये शक्तिशाली के हित में थ्रीसिमेकस, तो एक का पहला और दूसरे का तीन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लो बेटा इस सवाल को, अगर आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश में भी हमें पढ़ना है तो इंग्लिश में समझ लो। देखो जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क, ये तो प्लेटो ने कहा है ना, आत्मा के अनुसार आत्मा में तीन गुण होते हैं, उन तीन गुणों के हिसाब से क्या करना चाहिए, तीन गुणों के हिसाब से हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, वही जस्टिस हो जाएगा। जस्टिस एज फेयरनेस रॉल्स ने बात करी है, जॉन रॉल्स ने, उन्होंने कहा है कि न्याय कैसा होना चाहिए, निष्पक्षता के रूप में। प्रोसीजरल जस्टिस की बात की है इन्होंने, सब्सटेंशियल जस्टिस की बात नहीं की है। इन्होंने कहा कि जस्टिस जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट याद कर लो, जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, ये अरिस्टोटल बात करता है और ये थ्रेसिमेकस बात करते हैं। आसान सा है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे चलो, अगला सवाल क्या है, चलो देखो अगला सवाल है आपका कि फिर से इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं और कहा है कि मिला रही है उन्हें, अविच्छिन्न शांति, परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस की बात तो सीधी सी बात है बच्चों, कांट ने की है। कांट कैसे आदर्शवादी विचारक है, आइडियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। स्वर्णिम संतुलन अरस्तु ने बात की है। गोल्डन मीन की बात कौन करता है, अरस्तु करता है। गुफा का सादृश्य बिल्कुल प्लेटो करता है। ये सवाल रिपीटेड सवाल है आपका, नेट जेआरएफ का गुफा स्त्री के रूप में भाग मैकियावेली करता है, मिला लो। एक का हो जाएगा तीन, एक का सॉरी एक का दो हो जाएगा, दो है, बी का तीन है, ठीक है, आंसर बी हो गया, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड सवाल है। परपेचुअल पीस की बात कौन कर रहा है, आपकी परपेचुअल पीस की बात कर रहा है पर कांट, और गोल्डन मीन की बात कर रहा है अरिस्टोटल। एनालॉगी ऑफ द केव इस किसकी बात, प्लेटो ने। और ये अब देखो एनालॉगी ऑफ केव क्या होता है, गोल्डन मीन क्या होता है, परपेचुअल पीस क्या होता है, फॉर्च्यून एज वुमेन क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो एनालॉगी ऑफ केव सुना होगा ना, प्लेटो जब पढ़ते हैं तो गुफा में कुछ लोग रह रहे हैं, उन्हें जो दिख रहा है वो उसी को सच मान ले रहे हैं, वो बाहरी दुनिया से
वो नहीं समझ पाते, जब वो बाहरी दुनिया में बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया और भी है। मतलब प्लेटो इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा है, एनालॉजी ऑफ द कैप की जो कहानी है, सादृश्यता बता रहा है, उससे ये बताना चाह रहा है कि हमें जो दिखता है हम उसी को सच मान लेते हैं। वो कहते हैं दुनिया दो तरह की होती है, एक तो हमें दिखने वाली दुनिया होती है और एक दुनिया होती है आइडिया की दुनिया। तो वो आइडिया का जो वर्ल्ड है, आइडिया का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वो ज्यादा बड़ा होता है। गोल्डन मीन अरिस्टोटल ने क्या कहा है कि बीच का रास्ता अपनाओ। परपेचुअल पीस, कांट इसकी बात करते हैं, कहते हैं कि पीस कैसा होना चाहिए, पीस सभी लोगों के हित के लिए होना चाहिए, ठीक है। और कांट के इसी पीस, इसी जस्टिस से कौन प्रभावित था, जॉन रॉल्स प्रभावित था, ठीक है। कांट ने सबसे ज्यादा किसको माना है, इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल इज एंड इन इटसेल्फ, व्यक्ति अपने आप में क्या है, साध्य है। ये बात कही है किसने, कांट ने, साध्य माना है, व्यक्ति को सबसे ऊपर माना है। और इसी बात को जॉन रॉल्स ने उठा लिया है, ठीक है। चलो, और ये मैकियावेली वाला स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। अब आ जाओ, अगला सवाल है कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था, ठीक है। मार्क्स वाज अ रेवोल्यूशनरी, बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। मार्क्स वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री। अरे बेकार की बात है कि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, बिल्कुल था। मार्क्स ने तो पूरी हिस्ट्री को मार्क्स ने क्या कर दिया, पूरे इतिहास को साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, प्रूफ कर दिया और मटेरियलिस्ट बेस पर प्रूफ कर दिया। इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं ना उसी को। तो उसने क्या बताया, सबसे पहले प्रिमिटिव एरा थी, फिर कौन सी एरा आई, फिर मास्टर स्लेव आया, फिर क्या आया, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा। तो इतिहास का उन्होंने, इतिहास की प्रक्रियाओं को मैटर के बेसिस पर, पदार्थ के बेसिस पर प्रूफ कर दिया, और इतिहास की प्रक्रियाओं से उसका बिल्कुल लेना देना था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। तो कथन हमारा ये सही हो जाएगा, कोट के ए तो सत्य है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल है कि अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अरिस्टोटल इज जस्टिफाइड कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बात तो सभी बच्चों को याद होती है, बेसिक सा है कि पॉलिटिकल साइंस के फादर जो कौन है, पॉलिटिकल साइंस के फादर हमारे अरिस्टोटल हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। मतलब इंग्लिश से पढ़ लो बच्चों, चलो, कि हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाई दिस क्लेम, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अरिस्टोटल को इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है क्योंकि उसने पहली बार साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया और बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी, और प्लेटो का जो आइडियलिज्म था उसको क्रिटिसाइज किया और रियलिस्टिक बेसिस पर पॉलिटिकल साइंस को एस्टेब्लिश किया। इसलिए उसको पॉलिटिकल साइंस का पिता माना जाता है, अरिस्टोटल को। ये बात सही। अब देखो, ये सवाल सॉल्व करने कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो इसको कैसे सॉल्व किया करो, जैसे कि अरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज, ऐसे जोड़ा करो इसको, बिकॉज हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाई दिस क्लेम। अगर ये वाला बिकॉज से जोड़ पा रहे हैं आप दोनों को, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि उसकी व्याख्या कर रहा है। अगर इनमें कोई लिंक नहीं आ रहा है तो आपका बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ऐसे किया जाता है इन सवालों को। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है हमारा प्लेटो पर, कि कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, प्लेटोज रिपब्लिक इज अ बुक ऑफ एथिक्स, ठीक है। यह राजनीति की पुस्तक है। इज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स, यह नीति शास्त्र और राजनीति दोनों की पुस्तक है। इज अ बुक ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, यह शिक्षा की पुस्तक है, बुक ऑफ एजुकेशन। देखो, कहने के लिए तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन उसने केवल आपसे एक पूछा है, तो एक में आपका सी वाला आंसर जो है परफेक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह नीति इथिक्स पर भी मानी जाती है और पॉलिटिक्स पर भी मानी जाती है, प्लेटो की रिपब्लिक, ठीक है। चलो, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर चारों आ जाएंगे कभी लगाने के लिए तो हम चारों ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि चारों ही सही हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय, ठीक है। तो इसमें कौन सी किताब, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखी है, गांधीज्म नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म लिखी है, दी ह्यूमनिज्म लिखी है, नेशनलिज्म रैशनैलिटी। हाँ, ये तो रिपीटेड सवाल है बच्चों। इन सवाल देखो, एम एन रॉय की किताबों की एक लिस्ट में अभी एक वीडियो सीरीज लाऊंगा, जिसमें थिंकर्स होंगे, उनकी बुक्स होंगी, और उनका क्या होगा, उस बुक्स में उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, हम इस पर बात कर लेंगे, इसलिए इस पर अभी ज्यादा समय नहीं लगा रहा है। निम्नलिखित में से किसने धनी की तुलना महिला से की है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज कंपेयर्ड फॉर्च्यून विद द वुमेन। अभी ये सवाल हम लोगों ने लगाया, फिर से सवाल वही आ गया, लगाया था ना जब आया था कि परपेचुअल पीस जो था
गोल्डन मीन था, वहां एक था, ये देख लो। तो कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्च्यून एज अ वुमेन, ये सवाल मैकियावेली आया है और फिर से यही सवाल आ गया है, ठीक है, फिर से यही सवाल आ गया। तो अगर हम पिछले सालों के पेपर को समझ रहे हैं, वहां चार को एक साथ मिलाने के दे दिया था, यहाँ अलग से उस पर सवाल पूछ लिया, ठीक है। महिला से तुलना धन की महिला से की है, फॉर्च्यून विद द वुमेन, मैकियावेली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल के सवालों को अगर हम पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो बहुत सारे सवाल हमें मिल जाते हैं और उससे तैयारी आसान हो जाती है हमारी, ठीक है। अब ये सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है। एलिनेशन, एलिनेशन कंसेप्ट किसका है, एलिनेशन कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि कैपिटलिज्म की वजह से व्यक्ति एलिनेशन करने लगता है। पेरिस ऑफ पांडुलिपि, ठीक है, इसमें ये बात मिलती है। थीसिस ऑन प्योर वाक में भी इसने कहा है, जर्मन आइडियोलॉजी में भी कहा है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, देखो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है वो कार्ल मार्क्स की किताब है, लेकिन इसमें उसने क्रिटिसाइज किसको किया है, प्रूदो की जो एक किताब थी ना, फिलोसफी ऑफ द पॉवर्टी। प्रूदो एक राइटर है जिन्हें एनार्किस्ट राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी है फिलोसफी ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी का दर्शन। उसको क्रिटिसाइज करके कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये सवाल भी नेट जेआरएफ में रिपीटेड होके आ चुका है, तो इसको देख लेना। तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो किताब है, उसमें एलिनेशन थ्योरी की बात नहीं की गई है, एलिनेशन थ्योरी की बात नहीं की गई। अब आ जाओ, अब सवाल आपका है कि सूची 1 और सूची 2 शुद्ध रूप है, अभ्रष्ट रूप है, इनको मिलाना है, ठीक है। चलो इंग्लिश में देख लो थोड़ा सा, पहले हिंदी में कर लेते हैं कि राजतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र का होता है अत्याचारी शासन, एक का दो, एक का दो। अगर आपको एक भी पता है तो भी कर लोगे। कुलीन तंत्र का क्या हो जाता है, अल्प तंत्र हो जाता है। इसका लोकतंत्र हो जाता है, आदर्श राज का सम्मान तंत्र हो जाता है। तो ये वाला हमारा सही हो गया। अगर हमें एक चीजें भी याद है तो भी आपका हो जाएगा। देख लो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो विच रेफरेंस टू अरिस्टोटल एंड प्लेटो। प्योर फॉर्म है, ये डिजेनरेटेड फॉर्म है ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की का डिजेनरेट क्या है, टर्नरी है, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी का क्या है, ओलिगार्की है। पॉलिटी का क्या है, डेमोक्रेसी है। और इसका ये है, तो आंसर हो। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और बताया है ना कार्ल मार्क्स, सॉरी, अरिस्टोटल और प्लेटो ने क्या बताया, अरिस्टोटल प्लेटो ने यही तो बताया कि कुछ शासन होते हैं उनके भ्रष्ट रूप होते हैं। इन्होंने साइकिल बताया है ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बताया कि बाद में वो सब समाप्त हो जाती है, कोई भी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है जब अपने भ्रष्ट रूप में आती है। तो ये हमने कुछ सवाल आज सेलेक्ट किए थे, मुझे लगता है सवाल खत्म हो गए, हाँ, ये सवाल हमने सेलेक्ट किए थे। और इन सवालों से आप ये देखोगे, सवाल तो आसान है, लेकिन उन सवालों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उन सवालों पर थोड़ा सा हमें समझना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा, डिस्कस करना होगा। तो मैं कुछ कम कम सवाल इसलिए ला रहा हूँ ताकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो जल्दी ही पॉलिटिकल थिंकर खत्म करके फिर एक हम अलग से सीरीज लाएंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे थिंकर्स हैं, उनकी जो भी बुक्स हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, एक वो सीरीज भी हम शुरू करेंगे। तो आप द लाइफ के साथ जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।